हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स की सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है रे पाथ इन एन इनहोमोजेनियस मीडियम। अब ये देखिए, जो कल हमने टॉपिक किया था या जो लास्ट टॉपिक आपने देखा होगा वो था फर्मेट प्रिंसिपल में। फर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपकी रे जो है वो सीधी मूव करती रहती है अगर आपके पास एक होमोजीनियस मीडियम हो। होमोजीनियस मीडियम का मतलब है पार्टिकल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इन होमोजीनियस मीडियम के अंदर किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए तो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कम हो सकता है, और अगले वॉल्यूम के लिए आपके पास पार्टिकल का डिस्टेंस क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्टेंस कम दिखा दिया, यहाँ पर हमने डिस्टेंस क्या दिखा दिया, ज़्यादा दिखा दिया। इट मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपके पास है तो ऐसे मीडियम को हम क्या कह देंगे, इनहोमोजीनियस मीडियम कह देंगे। और होमोजीनियस मीडियम क्या है, जिसमें पार्टिकल्स की डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहे, आपके पास कांस्टेंट रहे, सेम रहे, यानी कि हर जगह स्पेस में पार्टिकल्स का नंबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर इन होमोजीनियस मीडियम के अंदर पार्टिकल का नंबर क्या करता जाएगा, वेरी करता जाएगा। तो देखिए, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना तो इन होमोजीनियस मीडियम के अंदर भी होगा। अभी इन होमोजीनियस मीडियम में आपके पास दो टाइप जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास एक रोड है। हमें पता है गर्मी के दिनों में इन समर डेज आपके पास क्या होगा, रोड जो है वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। नियर बाय लेयर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, इनका टेम्परेचर मैं कहूँ अगर T1, तो अगली लेयर का टेम्परेचर मेरे पास हो जाएगा T2, और अगली लेयर का टेम्परेचर मेरे पास क्या हो जाएगा, T3। T1 इज़ ग्रेटर देन T2, T2 इज़ ग्रेटर देन T3। इट मीन्स यहाँ पर आप इंडिकेट कर सकते हैं T3 इज़ लेस देन T2 एंड T2 इज़ लेस देन T1। और हमें ये भी पता है जहाँ पर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अगर हम ये कहें यहाँ पर N1 पार्टिकल है, यहाँ पर N2 पार्टिकल है, यहाँ पर N3 पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द लेयर हैविंग टेम्परेचर T1 इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द लेयर हैविंग पार्टिकल N2 एंड टेम्परेचर T2। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा पार्टिकल्स एनर्जी लेके मूव कर जाएंगे हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ। तो ये आपके पास यहाँ पर कब होता है, ये होता है हॉट डेज के अंदर, यानी कि समर्स के अंदर। लेकिन सी के अंदर, कोल्ड डेज के अंदर इससे बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। सी के अंदर अगर हम ये कंसीडर कर लें, इफ़ दिस इज सी, ये समुंदर है, तो T1 जो लेयर है ये ज़्यादा कोल्डर होगी नियर बाय द वाटर। T1 इज़ लेस एज कंपेयर टू T2 एंड एज कंपेयर टू T3। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करते जाएंगे इन कोल्ड सीजन और इन विंटर्स, दिस लेयर T1 इज़ having lower temperature as compared to T2 and T2 is having lower temperature as compared to T3। तो दो ही आपके पास layers की टाइप हो सकती हैं, whether the temperature is increasing as we are moving in the upward direction or whether the temperature is decreasing as we are moving in the upward direction। It depends in which season you are just ऑब्जर्विंग द फिनोमिना, किस सीज़न के अंदर आप क्या चीज़ देख रहे हैं। तो इन होमोजीनियस मीडियम में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर हमने क्या कहा कि इन होमोजीनियस मीडियम के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरी करता है, जबकि कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या रहता है, वो सेम रहता है। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है तो अगर आप किसी रे को मूव करवा रहे हैं तो रे सीधी नहीं जाएगी। होमोजीनियस के अंदर तो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा था, इन होमोजीनियस में आपकी रे क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। आपकी रे इस डायरेक्शन में मूव करेगी या इस डायरेक्शन में मूव करेगी, डिपेंड्स कि आप हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इन homogeneous medium, the refractive index varies in a continuous manner and in general the rays path are curved। तो आपका स्ट्रेट कहाँ रहता है रे का पाथ, होमोजीनियस के अंदर, और कर्व्ड कहाँ पर हो जाता है, इन होमोजीनियस के अंदर। अब देखिए,
सिंस द डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, पहले ही हम बात कर चुके हैं, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है द पार्टिकल गेट काइनेटिक एनर्जी एट इट मूव्स फ्रॉम hotter region to the colder region और from higher temperature to lower temperature। तो इट मीन्स जहाँ पर टेम्परेचर जाता है वहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर कम होगा, जहाँ पर टेम्परेचर कम है वहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम डेंसिटी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज कर जाता है अगर टेम्परेचर क्या कर जाए, इंक्रीज। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या कर जाता है, आपका इंक्रीज कर जाता है। एंड ड्यू टू दिस फिनोमिना वी ऑब्टेन्ड ए फिनोमिना विच इज़ नोन एज मिराज। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि हमें रोड के ऊपर पेड़ की परछाई नज़र आती है। वो इसी वजह से आती है कि लाइट जो है वो आपके पास क्या कर जाती, कर्व्ड पाथ ले जाती है। ये कर्व्ड पाथ क्यों ले गई लाइट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द लेयर्स। तो इस वजह से हमें यहाँ पर मिराज नज़र आता है। तो मिराज जो है वो कौन से मीडियम का आपके पास फिनोमिना है, मिराज आपके पास है इन होमोजीनियस मीडियम का फिनोमिना, ड्यू टू विच वी गेट एन इन्वर्टेड इमेज of the trees or the vehicles on the road because of the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर गया और इसी वजह से जो रेडिएशंस हैं, जो रेज हैं, दे गेट कर्व्ड पाथ और दे गेट बेंडेड, वो बेंड हो जाती हैं। तो अब ये देखिएगा यहाँ पर फिनोमिना कौन सा लगाएंगे, क्या कोई पर्टिकुलर मेथड है कि जिसके हिसाब से हमारी रेज बेंड होंगी। तो अगर हम ये कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास रोड है, तो हमने कंसिडर कर लिया दिस इज़ आवर रोड, और रोड के पास की यहाँ तक की जो लेयर है, मान लीजिए कि मैं इसकी थिकनेस को क्या कह दूँ, y1 कह दूँ, कि y1 तक टेम्परेचर कितना रहा, T1 रहा। और हमें पता है पार्टिकल्स का नंबर चेंज हो जाएगा, इसी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस लेयर की थिकनेस है y1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास N1, और हमारे पास रे को क्या करना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन रे क्या कर गई, बेंड कर गई। तो लेट अस कंसीडर कि आपके पास रे यहाँ से आ रही थी, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं हर बार रे क्या कर रही है, बेंड कर रही है। तो यहाँ पर θ1 एंगल से बेंड कर गई है, यहाँ पर θ2 एंगल से बेंड कर रही है, एंड लेट अस कंसीडर कि यहाँ पर θ3 एंगल से बेंड कर रही है। तो इट मीन्स कि जो आपकी रे है it is bending with the refractive index or with the thickness of the layer or with the number of particles or with the temperature। तो हमें किसी चीज़ से भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। अब जो लेयर्स हैं वो क्या कर रही हैं, हमारी बेंड कर रही हैं, जो आपकी रे है वो बेंड कर रही हैं। तो वो देखिए फिनोमिना क्या है, इसके ऊपर जो है मेथड क्या लगेगा, या हम किस हिसाब से बता पाएंगे कि कितना बेंड करेंगी। दिस इज़ द फॉर्मूला कि आपकी रे इतना ही बेंड करेंगी। N1 इज रिप्रेजेंटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट लेयर एंड θ1 इज रिप्रेजेंटिंग द एंगल द रे मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल विद द रे। अब ये देखिए ये आपके पास क्या है, लेयर है, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है। तो ये θ1 एंगल तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता हुआ एंगल है ना कि नॉर्मल के साथ। हमने नॉर्मल तो ये बनाया है। तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है, दो लेयर्स को जो जोड़ने वाला सरफेस होता है, ये वाली जो लेयर है वो क्या कर रही है, वो आपके रोड के सरफेस को इस लेयर से कनेक्ट करे, दिस इज़ इंटरफेस। तो यहाँ पर हमारी रे निकल रही है, तो इंटरफेस पर जहाँ लेयर निकलती है अगर आप डी लगा दें और डी से एक 90 डिग्री का एंगल बना दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ एंगल नॉर्मल से नहीं देखा जा रहा, एंगल किससे देखा जा रहा है, विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, लेयर के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा कि फर्स्ट रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और उस लेयर के साथ एंगल कितने का बन रहा है, θ1। सेकेंड लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास N2 और लेयर के साथ हॉरिजॉन्टल लेयर के साथ सरफेस के साथ एंगल कितने का बन रहा है, θ2 का। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है,
n1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू n2 cos थीटा 2। और अगर मुझे थर्ड लेयर में एंटर करना है तो व्हाट इज़ द रिलेशन इन बिटवीन द थर्ड लेयर एंड द सेकेंड लेयर? n2 cos थीटा 2 शुड बी इक्वल टू n3 cos ऑफ थीटा 3। तो जब हमारी रेज मूव करेंगी इन होमोजीनियस मीडियम के अंदर, दे शुड ओबे दिस लॉ। इस फॉर्मूले को ओबे करते हुए ही वो क्या करेंगी, मूव करेंगी। n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मूव कर रही हैं, थीटा 2 का एंगल बनेगा। n3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लेयर में मूव कर रही हैं तो एंगल कितना बनेगा, थीटा 3 का। एंड दीज टू physical quantities, that is n2 and the cosine of the angle, the product remains constant। ये प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर हम फोर्थ लेयर की बात करते तो फोर्थ लेयर में हमारे पास आ जाता n4 cos ऑफ थीटा 4। और अगर हम फिफ्थ लेयर की बात करते तो n5 cos ऑफ थीटा 5। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स यहाँ से एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आप और निकाल सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो कोसाइन ऑफ द दैट एंगल क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। और कोसाइन ऑफ एनी एंगल डिक्रीज कब करता है, जब एंगल क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इट मीन्स व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, cos of that angle will decrease, it means the angle will increase। तो आप अगर n5 और थीटा 5 का रिलेशन देखें, n5 is increasing, the refractive index increasing, it means the angle with the horizontal is also increasing। this is the relation। तो इस तरीके से हम पता लगा देंगे कि आपकी फिफ्थ लेयर के अंदर अगर हमारी रे एंटर कर रही है तो पहले देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो एंगल ज़्यादा का बनेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो एंगल कितने का बनेगा, हमारा कम का बनेगा।